नमस्कार जी। किसान आंदोलन के पीछे छुपे एजेंडे के लिए मांगे वो रखवा दी जो मानी जाना असंभव हो। किसान आंदोलन पर मेरे 3 वीडियोस देखकर कुछ लोग मुझ पर बीजेपी का आदमी या मोदी अंधभक्त होने का पहले भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, शायद आगे भी लगाएं। मैंने पहले वीडियो में भी साफ किया था कि ना मैं बीजेपी का मेंबर हूं, ना ही मोदी का अंधभक्त। मैं एक रिटायर्ड साधारण बिजनेसमैन हूँ। जो एक रिटायर्ड आदमी को चाहिए होता है वो मेरे पास सब कुछ है, और मेरे को किसी पार्टी या नेता से कोई लालच नहीं है। रही मोदी जी की बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो केवल मोदी नहीं है, वो मेरे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाहर के देशों में मेरी पहचान और शान बढ़ा दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी नेता देखे हैं, उन जैसा ईमानदार, काबिल, मेहनती, देश के लोगों की भलाई के प्रति समर्पित और दूरअंदेश, जो बड़े बड़े फैसले समय पर ले सके, ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा वादा है, अगर कभी भी मोदी जी भी लोकहित के खिलाफ काम करेंगे तो ज़रूर उनके खिलाफ भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं 73 साल का होने जा रहा हूँ। मेरी हर रिटायर्ड आदमी से बेनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जैसे भी तन मन या धन से कुछ कर सके तो इस दुनिया को और बड़ा बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने भी हमारे लिए ये सब किया है। और इनमें सबसे ज़रूरी है अच्छे बुरे में अंतर करने का ज्ञान। यही करने की छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई चैनल नहीं है, ना ही मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। देश दुनिया में किसी गंभीर समस्या को लेकर मैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर समय पास करने के लिए वीडियोस देखता रहता हूँ। अगर कहीं लगता है कुछ बातें ज़रूरी हैं और कोई भी वीडियो वाला ये नहीं बता रहा, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। हालांकि पता है मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते, और ना ही मैं कोई मशहूर आदमी हूँ भी मेरे वीडियो सब लोग देखने की इच्छा रखेंगे, परंतु फिर भी उम्मीद रहती है शायद कुछ लोगों को मेरी कोई बात अच्छी लग जाए और वो आगे फॉरवर्ड कर दे। दूसरे, शायद किसी चैनल वाले को भी मेरी कोई बात अच्छी लग जाए और वो अपने चैनल द्वारा ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दे। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब में शुरू हो चुका था और अफवाहों का बाजार गर्म था, इसलिए मैंने तीनों बिल ध्यान से पढ़े तो पाया किसानों और देश के लिए ये बिल 100% लाभकारी और देश में जल्दी लाने चाहिए थे। पहले भी कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो चुकी है, जैसे पंजाब में पेप्सी कुछ किसानों से करवा रही है। पंजाब के मोगा में बचपन से देख रहा हूँ किसान नेस्ले कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, और भी कई राज्यों के वीडियो मैंने देखे हैं जिनमें किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहुत बढ़िया होने और लाभकारी होने के बारे में बता रहे हैं। चाहूँगा ये किसान नेता अगर सच्चे हैं तो बिलों की कापियाँ जलाने की बजाय बिलों की कापियाँ जो जलाई हैं इन्होंने, उनको अब लोगों में भी बांटने का हौसला दिखाएं। इनको पता है किसान और लोग अगर सच्चाई जान गए तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इन बिलों के खिलाफ कोर्ट नहीं गए। अच्छा किया सरकार ने जो कोर्ट चली गई, और कोर्ट ने सबको सुनने के बाद कमेटी बना दी। ये नेता उस कमेटी का भी अब बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बिलों के खिलाफ इनके पास कुछ नहीं है। और किसानों और लोगों को चाहिए इंटरनेट पर जाके बिलों की कापियाँ निकलवाएं, खुद या अपने बच्चों से पढ़वा कर इनके बारे जानें, सच्चाई जानें। किसान आंदोलन पर पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे उनके लिए बताना चाहूँगा, आज भी यूट्यूब पर जाकर मेरी पहली वीडियो 2020 स्पेस देकर 9, एक स्पेस देकर 27, फिर वीके इकट्ठा, फिर स्पेस देकर शर्मा फार्मर्स एजिटेशन लिखकर अगेंस्ट 3 बिल्स में लिखकर, और दूसरी 2020
स्पेस दे 10, फिर स्पेस दे 16, फिर स्पेस दे फिर स्पेस फिर के, फिर स्पेस शर्मा फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट 3 बिल्स, और तीसरी 2021 स्पेस 1 स्पेस 4 स्पेस स्पेस के स्पेस शर्मा किसान एजिटेशन इन इंडिया -3 लिखकर देख सकते हैं। पहली दोनों वीडियोज़ में मैंने बिलों को पढ़ने के बाद बताया कि अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं और किसानों को इन बिलों से कैसे कैसे लाभ होगा, ये सब मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। तीसरी वीडियो 2021-1-4 की मैंने बताया है कि मेरे मुताबिक दुनिया में बड़े बड़े लीडर कैसे केवल अपने वक्ती फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया में चीन के शी जिनपिंग की सोच क्या है, और भारत में ये किसान आंदोलन भी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शी जिनपिंग की मदद के लिए ही चलाया जा रहा लगता है। मेरे ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है और भारत सरकार और हम सब इस खतरे से कैसे बचें अपनी तुच्छ बुद्धि से, यही बताने की मैं कोशिश करूँगा। शक का पहला कारण, अगर बिल किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ जाते हैं तो क्यों नहीं आज तक एक भी किसान या राजनीतिक नेता इनको लेकर कोर्ट गया। इन नेताओं को डर था कि कोर्ट जाने से बिलों के एक एक बिंदु पर बहस होगी और सच्चाई वकीलों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों के सामने आ जाएगी। यही कारण है अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का ये किसान नेता या कम्युनिस्ट बहिष्कार कर रहे हैं। बेसिकली किसान नेता नहीं है, इनको लीड करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता हैं असल में। दूसरी पार्टियों के नेता तो सत्ता के लोभ में मोदी जी के खिलाफ काम करना है, इसलिए इस आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। शक का दूसरा कारण, बिलों में क्या गलत लिखा है, इस बात को आज तक बड़ी चालाकी से कम्युनिस्ट और किसान नेताओं द्वारा छुपाया जाना। क्यों ये किसान नेता या राजनेता टीवी पर आकर बहस में हिस्सा नहीं लेते। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बारे हज़ारों वीडियो मैंने देखे हैं। आज तक एक भी वीडियो में कोई किसान, ये राजनीतिक या पंजाबी चैनल वाले बिलों की कॉपी उठाकर ये नहीं बताते या दिखाते कि इस पेपर इस लाइन में ये लिखा है जो किसानों या आम जनता के हितों के खिलाफ काम करेगा या जाता है। सभी कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, किसान नेता और पंजाबी चैनल केवल इधर उधर की बातें करके तुकबंदी या धर्म के सहारे या कोई और बात पर प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, बातें या बहस ही करते मिलेंगे। 10 जनवरी को हरियाणा मुख्यमंत्री की करनाल में और बीजेपी नेताओं की जलंधर में रैलियां जनता को बिलों की सच्चाई बताने के लिए ही रखी गई थी। इन नेताओं ने अपने वर्कर भेजकर ये रैलियां नहीं होने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे लोग बिलों की सच्चाई जान पाएं। शक का तीसरा कारण, देश के किसान तो फिर भी ज़मीन और घर के मालिक हैं, परंतु उनसे गरीब और दुखी तो मजदूर, कारीगर, रेडी वाले, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले हैं। खासकर पंजाब के किसानों की आर्थिक हालत तो बहुत ही बढ़िया है इन सब से, परंतु आंदोलन को चलाने वाले को पूरा पता है सरकार को टक्कर देने में गरीब, मजदूर, कारीगर, रेडी वाले नहीं बल्कि समृद्ध किसानों, खासकर पंजाब के सिख किसानों में ही दम है। शक का चौथा कारण, नेता भाषणों में नारे लगाते हैं किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, जबकि खेतीहर मजदूरों या दूसरे मजदूरों के लिए इसमें एक भी मांग नहीं रखी गई है। इस आंदोलन को चलाने वाले को पता है कि कहीं मजदूर ना उठ खड़े हों अभी कि फसल की कीमत अगर अच्छी के लिए मांग की जा रही है तो मजदूरों की मजदूरी को भी अच्छी देने के लिए मांग क्यों नहीं करी जा रही। इससे खेतों में काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे और किसान इस आंदोलन से पीछे हटने लगेंगे। इसके अलावा बिहार के किसान और मजदूर ये सवाल भी उठा सकते हैं कि हम तो यहाँ तो गेहूँ 900 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, तो केंद्र सरकार पंजाब में क्यों 1900 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही है। दूसरे राज्यों के किसानों और मजदूरों को ये ना पता लग जाए कि इसी सरकारी खरीद के बल पर पंजाब के किसान की प्रति माह
एवरेज आमदन 23,133 रुपये है, जबकि बाकी देश के किसान की आय औसतन 8,500 रुपये प्रति माह ही है। और पंजाब में खेती हर मजदूर की दिहाड़ी तो 500 रुपये प्रतिदिन है, जबकि बिहार में 200 या 250 रुपये प्रतिदिन होगी। ये जानकारी एक अखबार में दी गई थी। शक का 5वां कारण, आंदोलन चलाने वाले को भारत के लोगों के स्वभाव का पूरा पता है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता तो उसकी झोली में है ही हैं। छोटे नेता आंदोलन को खूब चलाएंगे ताकि गांव से चंदा से उनकी भी कुछ कमाई हो सके। ये बात पंजाब के बरनाला के एक नौजवान किसान की वीडियो में जो इंटरव्यू दी गई उससे पता चली। शक का 6वां कारण, आंदोलन चलाने वाले को यह भी पता है सिख खासकर नौजवान पंथ को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं। नेताओं द्वारा पंथ का हवाला देकर भड़काऊ भाषण करवाना ताकि सिख नौजवान को लगे कि अगर बिल रद्द ना हुए तो पंथ की इज्जत का सवाल है। शक का 7वां कारण, सारे के सारे पंजाबी चैनलों का बिलों की कॉपी पढ़कर बात ना करना। क्या सब पंजाबी चैनलों पर काम करने वालों में एक भी आदमी के दिमाग में नहीं आता कि बिलों की कॉपियाँ तो पढ़कर देखें कि सच्चाई क्या है? सब चैनल केवल सिख नौजवानों को धर्म के नाम पर भड़काने की ही बात करते मिलेंगे। इस बात से ये शक पैदा होता है कि ये सब चैनल्स को किसी न किसी तरह एक लाइन पर काम करने के लिए मैनेज कर लिया गया है। शक का 8वां कारण, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आंदोलन पहली बार देखा है, जिसमें 50 किसान यूनियन होते हुए भी एक भी किसान का यूनियन का नेता इधर उधर की बात नहीं करता। बिल्कुल असंभव बात है, ज़रूर पीछे कोई बड़ा दिमाग है। शक का 9वां कारण, चलाने वाले को पूरा पता है किसान खासकर पंजाब के लोग कैसे इकट्ठा होंगे और उसमें क्या क्या इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि लोग आंदोलन स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा भी इस ठंड में भी आएँ और टिके रहें। उसके लिए सब तरह के खान पान, शराब और बॉडी मसाज आदि के बढ़िया और फटाफट इंतजाम हो गए। कभी ऐसा ना सोचा था, ना ही देखा था। ये किसान नेताओं या साधारण आदमियों का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर बड़ा दिमाग और पहले से बड़ी तैयारी की गई लगती है। शक का 10वां कारण, मोदी के सामने विरोधी पार्टियों ने लगभग 12 साल गुजरात और 7 साल दिल्ली में गरीबों के हक वाले सब तरह के नारे, बहुत कुछ फ्री बांट कर, कर्जे माफ़ कर, चोर चोर का इल्ज़ाम लगाकर देख लिया, परंतु खुद ब खुद ही ख़त्म होते चले गए। इस आंदोलन ने मोदी की बहुमत सरकार और आम जनता को मुश्किल में डाल रखा है। क्या बिना बड़ी ताकत और दिमाग के केवल झूठ के सहारे सच को पीछे धकेला जा सकता है? शक का 11वां कारण, एक भी राजनीतिक पार्टी या खालिस्तानी जैसे बाहरी ताकत आई तो बाहर कर दी गई, जिसे उनके वर्कर को इकट्ठा रहने और बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती थी और इकट्ठे दिखाने और आर्थिक मदद मिल सकती है। केवल बड़ा दिमाग देख सकता है कि इससे आंदोलन डिरेल हो जाएगा और बदनाम हो जाएगा। शक का 12वां कारण, आम लोगों को टोल नाकों पर कब्जा कर फ्री जाने दिया जा रहा है। आंदोलन चलाने वाले को पता है कि भारत के आम लोग लंबा नहीं सोचते और छोटे छोटे लाभ से खुश हो जाते हैं और आंदोलन की हिमायत करने लगेंगे। शक का 13वां कारण, टीवी टावर तोड़े जाना ताकि दिल्ली या देश में अगर हंगामा हो तो लोगों को असलियत पता ना चल सके और अफवाहें फैलाकर गांव के लोगों को और भड़काया जा सके। शक का 14वां कारण, भारत खासकर पंजाब के आम लोगों के स्वभाव और सोचने के तरीके को 100% समझना किसी पार्टी या नेता का काम नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टी या नेता ऐसा कर पाता तो वो कोई भी चुनाव ना हारते।
ये केवल और केवल चीन में बने मोबाइल फ़ोनों द्वारा जासूसी का ही कमाल हो सकता है। लगता है आंदोलन चलाने वालों को लोगों और नौजवानों का पक्का पता था कि कौन सा झूठ, डर, लालच आदि कब और कहाँ परोसना है। आंदोलन में हुए फटाफट हर तरह के फ्री खाने पीने, आराम और मौज मस्ती के इंतजाम, ताकि लोग इतनी सर्दी के पड़ते भी जैसे ज़्यादा इकट्ठे हों और टिके रहें। चाइनीज़ मोबाइल जासूसी का ही कमाल हो सकता है। शक का 15वां कारण, किसान मांगों में दिल्ली दंगों में गिरफ्तार टुकड़े टुकड़े गैंग के शर्जील इमाम जैसे और कुछ कम्युनिस्ट मुजरिमों की रिहाई की मांग करना पक्का शक पैदा करता है, क्योंकि ऐसे गिरदारों का किसान आंदोलन से क्या संबंध हो सकता है। शक का 16वां कारण, 10 जनवरी को करनाल और जलंधर में दंगे करवाना और ऊपर से हरियाणा के किसान नेता चढ़नी का बयान कि दंगे हमने करवाए हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तथा इसके लिए 26 जनवरी को भी दिल्ली जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डालना ताकि 11 तारीख को सुनवाई पर फैसला उनकी मांगों के मुताबिक जज साहब दे। ये साधारण के किसानों की सोच बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि बड़े किसी दिमाग का ही काम हो सकता है। शक का 17वां कारण, ये चाल के आम जनता को कहना कि किसानों ने तो बहुत सब्र किया परंतु सरकार ही जिद पर अड़ी रही, बाद में अगर कुछ जान माल का नुकसान हो जाए तो उसका इल्ज़ाम सरकार पर मढ़ देना, जिससे बहुत समय के लिए मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में नफरत फैल जाए और इनको वो वोटें मिल जाए। मेरे को ये आंदोलन इधर ही बढ़ाया जाता लग रहा है। ये सब कोई पीछे बैठा शातिर ही करता लगता है। शक का 18वां कारण, अमेरिका और भारत दो ही देश हैं जिनके इकट्ठे होने पर चीन को ताइवान और फिर पाकिस्तान पर कब्जा करने से रोका जा सकता है। दोनों देशों में एक ही समय पर अंदरूनी अस्थिरता और हंगामे का माहौल पैदा करना चीन के हाथ होने का इशारा करता है और ये बाई चांस नहीं हो सकता यह लगता। शक का 19वां कारण, पहली बात कोरोना वायरस जिसके इलाज का दुनिया को पता नहीं था, लेबॉर्ट्री में तैयार करने का केवल और केवल एक ही मकसद हो सकता है, जब चीन की ज़रूरत हो उसके दुश्मनों की सेहत और आर्थिक तौर से दुश्मनों को कमज़ोर करना। दूसरी बात ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि महामारी वुहान के अलावा चीन के किसी दूसरे शहर या कस्बे में ना जाए और पूरी दुनिया में एकदम से फैल जाए। तीसरी बात, वुहान में कोरोना दुनिया में सबसे पहले ख़त्म कर सारी फैक्ट्रियां, काम धंधे चालू हो जाना। चौथी बात, यूएनओ की टीम जो ये जांच करने जाना चाहती थी कि कोरोना वायरस एक्सीडेंट से फैला था या जानबूझकर फैलाया गया था, को अपने देश में आने से मना कर देना इस और उसके सबूत मिटा देना, ये बातें भी शक को पुख्ता करती हैं। पूरी दुनिया को समझ आ गया, जो चीन 18 देशों की ज़मीन को अपना बताता है, ये कोरोना वायरस जानबूझकर उसने फैलाया ताकि दुश्मन देश कमज़ोर हो जाए। किसान आंदोलन क्या उसी दिशा में चीन का एक और कदम नहीं हो सकता भारत को कमज़ोर करने के लिए? शक का 20वां और पक्का कारण, किसान नेताओं से मांगे वो रखवा देना और जिद करवा देना कि इनके बिना कोई समझौता ही नहीं। जैसे नंबर 1, मांगे जो मानी जाना बिल्कुल ही असंभव हों, नामुमकिन हों। नंबर 2, जो भारत के हितों के खिलाफ हों ताकि सरकार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी के चलते ये मांग बिल्कुल न माने। नंबर 3, भारत के लोगों में आपसी फूट डालने वाली हों ताकि भारत अंदर से कमज़ोर हो। नंबर 4, धर्म के नाम पर कुछ फौजी सरकार के खिलाफ हो जाए ताकि फौज कमज़ोर हो सके। नंबर 5, जिनसे भारत की विरोधी राजनीतिक पार्टियों को लगे कि मोदी सरकार गिराई जा सकती है और उनकी केंद्र या राज्यों में सरकार विरोधी पार्टियों की आ सकती है, ताकि वो बढ़ चढ़ कर मोदी सरकार को कमज़ोर करने के लिए ऐसे आंदोलन का साथ दें और उसमें भाग लें। नंबर 6, जिससे चीन को दूसरे देशों की ज़मीन हथियाने में मदद मिल सके। नंबर 7, चीन से फैक्ट्रियाँ उठने से
चीन को और फैक्ट्रियाँ उठकर भारत में ना आए और जिससे चीन को आर्थिक धक्का ना लगे। नंबर 8, चीन को भविष्य में मर्जी मुताबिक मार्केट्स मिल सके। नंबर 9, चीन को भविष्य में सस्ते मजदूर आदि भी मिलते रहें। अब पहली मांग के ऊपर विस्तार के बारे में बात करते हैं। तीनों बिलों पर कोई विचार नहीं, कोई सुधार नहीं, केवल बिल रद्द हो, पहली मांग है, ताकि सरकार देश के 99.99% किसानों जो बिलों के हक में हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी ना निभा सके और देश और किसानों जो इन बिलों से आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं ना हो सकें, तथा जो किसान बिलों के हक में आंदोलन नहीं कर रहे आगे के लिए नाराज होकर वोट मोदी या बीजेपी को ना दें। पता है इस आंदोलन से देश की आर्थिक हालत कमज़ोर और देश में शांति बन सकती है, इसलिए मोदी सरकार ये मांग बिल्कुल नहीं मानेगी। अब 99.99% किसान क्यों कर रहा हूँ? 15-20 करोड़ किसान हैं देश में, जबकि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 लाख किसान होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1% 20 लाख बनते हैं 20 करोड़ के, तो 1% कितने हुए? 2 लाख। 2 लाख से भी नहीं होंगे, मतलब 1% का भी 10वां हिस्सा 2 लाख बनते हैं, ये 2 लाख भी नहीं होंगे। दूसरी और तीसरी मांग, किसानी पैदावार के लिए मिनिमम सपोर्ट कीमत पर सरकारी खरीद का कानून बनाया जाए। तीसरी मांग, मिनिमम सपोर्ट कीमत फसल पर लागत का 150% यानी किसान मुनाफा कम से कम 50% दिया जाए। अब दूसरी और तीसरी मांगों के बारे में बताता हूँ। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडियों पर सालाना खर्च आता है ₹1,42,762 करोड़। 2020 में गेहूं की सरकारी खरीद 399.8 लाख टन। स्टोरेज के खर्चे मिलाकर सरकार को पड़ता है लगभग 28,500 रुपये प्रति टन और सरकारी डिपों पर बेचा जाता है 16,400 रुपये प्रति टन। सरकार को घाटा पड़ता है 12,100 प्रति टन। ऐसे ही चावल खरीदा 2020 में 90.03 लाख टन, खर्चे मिलाकर पड़ा 38,700 प्रति टन और बेचा जाता है 22,500 प्रति टन। घाटा होता है 16,200 प्रति टन। इस प्रकार 2020-21 की खरीद पर गेहूं और चावल पर घाटा होगा 399.8 गुणा 12,100 बनता है ₹47,16,580 लाख जमा 90.03 गुणा 16,400 का घाटा बैठता है ₹14,76,492 लाख और केवल 2 फसलों पर सरकारी घाटा होगा 61,93,072 लाख यानी 61,931 करोड़ रुपए। किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी मदद सालाना मिलती है 54,000 करोड़। दूसरे अनाजों, दालों, खाने के तेलों, चीनी आदि पर भी सरकार सपोर्ट प्राइस देती है, परंतु मेरे को इन पर घाटे के आंकड़े नहीं मिल सके। बफर स्टॉक जो आपातकाल के लिए रखा जाता है, इसमें से पिछले साल अप्रैल से 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में कोरोना की वजह से बांटा जा रहा है। फिर भी 1/9/2020 को गेहूं पड़ा था स्टोरों में 513.28 लाख टन, जिसका नॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा रखने का है 275.8 लाख टन और ये जो गोदामों में पड़ा था उससे भी दुगना। चावल पड़ा था 253.40 लाख टन और वो भी नॉर्म 135.40 लाख टन से करीब दुगना। इसलिए 2020 के केवल 4 महीनों में अनाज खराब हुआ 65 लाख टन। इस हिसाब से पूरे साल के आंकड़े बैठते हैं 200 लाख टन और इसकी औसतन अंदाजन कीमत बैठती है 40,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार किसानी पर सालाना खर्च 1,42,762 करोड़ प्लस 61,931 करोड़
प्लस 40,000 करोड़ प्लस 54,000 करोड़, तो कुल बैठता है 2,98,693 करोड़ रुपए सालाना 2020-21 का। जो केंद्र सरकार के 2020-21 के कुल राजस्व जो बिना डी इन्वेस्ट और कर्जे उठाने के और राज्यों के हिस्सा देने के बाद केंद्र सरकार के पास बचता है 20,20,926 करोड़, और ये जो 2,98,693 करोड़ का सालाना खर्चा केवल किसानी पर बैठा है, वो बैठता है कुल केंद्र के राजस्व का सालाना राजस्व का 14.78%। 2020-21 में केंद्र सरकार ने 2,24,967 करोड़ प्रॉपर्टी बेचकर और तथा 7,96,337 लोगों से ब्याज पर बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करके उधार लेकर जरूरी खर्चे पूरे करने के लिए इकट्ठा किया, जो आगे भी नई प्रॉपर्टी बनाने में लगाना होता है और उधार ब्याज समेत लोगों को वापस करना होता है। इसलिए कुल ये 10,06,337 करोड़ मैंने आमदनी में गिना और ना ही गिना जा सकता है। बफर स्टॉक ज़्यादा होने के कारण 80 करोड़ लोगों को बांटना पड़ा। जो अनाज उसकी कीमत है, गूगल पर देख लीजिए, 1.5 लाख करोड़, जो बैठता है कुल राजस्व का 7.42%। सब सरकारों द्वारा पिछले साल 10 सालों में किसानों के कर्जे 4.7 लाख करोड़ माफ़ किए गए, यानी सालाना 47,000 करोड़, जो कुल राजस्व का 2.32% बनता है। मोदी सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर ट्राली आदि की खरीद और ब्याज में छूट दी है, जो अंदाजन स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो अंदाजन मेरे हिसाब से 1% तो होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे अनाजों, दालों, खाने के तेलों, चीनी आदि पर केंद्र तथा राज्य सरकारें बोनस, बिजली मुफ्त आदि देती है, जो अंदाजन 1% तो हो सकती है। इस प्रकार खेती के कुल केंद्र सरकार की 2020-21 में आमदनी का 14.78 प्लस 7.42 प्लस 2.32 प्लस 1 बैठता है 26.52% शुद्ध खर्च, जो सरकार को कभी भी वापस नहीं आना। इसके अलावा 2020-21 में 1,34,400 करोड़, जिसमें ज़्यादा गेहूं और चावल की खरीद की जानी है या की जा चुकी है, 1,22,000 करोड़ से ज़्यादा। मुख्य हिस्सा पंजाब से, उससे आधे से भी कम हरियाणा और बाकी दूसरे राज्यों से खरीदा जाता है, और ये केंद्र सरकार के कुल राजस्व का बैठता है 6.65%। इसे घाटा नहीं कह सकते, परंतु सरकार को 2020-21 की आमदनी में से अनाज खरीद पर ये खर्च कर ब्लॉक तो करना पड़ेगा। ये कुल रकम इससे 3 गुना है, परंतु बाकी पिछले सालों के ये कुल रकम जो स्टॉक आज गोदामों में पड़ा है, इससे 3 गुना है, परंतु जो 2/3 हिस्सा वो पहले के सालों के बजट में से खर्च किया गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार की 2020-21 की आमदनी में से सरकार को किसानों के लिए कुल खर्च करना पड़ा 33.17%, यानी केंद्र सरकार की कुल सालाना आमदनी का तीसरा हिस्सा। सरकारी खजाने से पैदावारों जैसे खाने के तेल, दालें, आलू, प्याज आदि की खरीद का बोझ सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए केंद्र सरकार को डीरेगुलेशन बिल लाकर इन वस्तुओं की खरीद बंद करनी पड़ी। सरकार ने आज भी FCI का 1,95,000 करोड़ रुपया देना है। बाकी सब देशवासियों को, चाहे नौकरी, दुकानदारी या कोई काम धंधा करता हो, इनकम टैक्स और छोटे से वहाँ पर छोटी सी वाहन पर भी 1-1 लाख का टैक्स जमा करना पड़ता है एडवांस, और भाड़े के वाहनों को तो अलग से गुड्स टैक्स भी देना होता है, परंतु किसान को ना इनकम टैक्स, ना ट्रैक्टर ट्राली पर कोई रोड या गुड्स टैक्स देना पड़ता है। अभी कोरोना टीकाकरण पर सरकार को कम से कम 2,75,000 करोड़ रुपए और चाहिए इस साल। विरोधी राजनेता हर रोज़ सरकार को परेशान करने के लिए और वोटरों की सहानुभूति पाने के लिए ऊपर से हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देने की मांग करते रहते हैं।
पहले ही राजस्व का 33.17% किसानों पर खर्च देने के बाद दूसरे गरीब मजदूरों, रेहड़ी वालों, दुकानदारों, नौकरी वालों की मदद, उनकी सेहत, उनके बच्चों की शिक्षा, देश की फौज, नेवी, एयरफोर्स के तनख्वाहें, उनके लिए हथियार, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों आदि पर। इसलिए ही सरकार देश की सुरक्षा तथा दूसरे ज़रूरी खर्च पूरे नहीं कर पा रही और मजबूरी में सरकारी प्रॉपर्टी बेच और कर्ज उठा रही है। परंतु उस सवाल उठता है, ये सरकारी प्रॉपर्टी बेचना और कर्ज उठाना कब तक चलेगा? किसान आंदोलन में उठाई मांग सरकार न्यूनतम मूल्यों को कानूनी दर्जा देने की अगर मान लेती है तो यकीनन पूरे देश के किसान मांग करने लगेंगे कि उनका भी कानूनी हक है कि हर फसल तय मूल्य पर सरकार खरीदे। तो सोचिए सरकार को कितना रुपया हर साल चाहिए होगा? अंदाज़ा है किसी को? किसी नेता, किसान नेता या ये कम्युनिस्ट कांग्रेस नेता को? अभी जो कुल गेहूं चावल की खरीद पंजाब, हरियाणा आदि से की जाती है, पूरे देश में पूरे पैदावार का केवल 5 या 6% के बीच में बैठता है। सोचो अगर पूरे देश से खरीदना हो तो 100/5.5 करके देखो तो 18.18% गुना बनता है। 18.18 गुना मौजूदा खरीद करनी पड़ती है 1,34,000। गुणा करके देखो 18.18 से बैठता है रुपये 24,43,638 करोड़। और उसको बेचने पर घाटा जो सालाना 61,000 करोड़ का होता है, उसको अगर 18.18 से गुना किया जाए तो बैठता है 11,09,980 करोड़। उसके बाद बर्बादी होती है 40,000 करोड़ की हर साल। और अगर उसको 18/18 खरीदा जाएगा, बर्बादी भी इतने गुना ही होगी। 18/18 से जरा देने पर बैठता है 7,27,200 करोड़। किसान सब्सिडियाँ 1,42,762 करोड़ की जो देते हैं वही लगाते हैं। किसानों के हर साल मदद दी जाती है 54,000 करोड़ सीधी बैंक खातों में। स्टोर बनाने और अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भी हर साल चाहिए होंगे 8 से 10 लाख करोड़। और इस प्रकार केवल किसानी के लिए हर साल, फिर अगर कानूनी दर्जे मांग लिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देने के लिए पूरे देश के लिए, तो चाहिए होंगे 53,77,578 करोड़। 2020-21 के दूसरे सालाना खर्चे किसानी के अलावा होते हैं आज 18,86,000 करोड़। सब मिलकर बैठ जाता है 72,63,578 करोड़। कि किसान नेताओं को ज़रा ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी आकाओं से पूछना चाहिए कि हर साल ये 3.5 गुना रकम जो केंद्र सरकार के कुल राजस्व का 3.5 गुना बैठती है, कहाँ से आएगी? बाकी लोगों पर इसके लिए तब मतलब ये है भी टैक्स की दरों को जो है 3.5 गुना करना पड़ेगा, जिससे लोग सालाना जिसकी आमदन 10 लाख से ज़्यादा है या सैलरी ज़्यादा है जिस कर्मचारी की, तो पूरी सैलरी देने के बाद भी मतलब ये है भी वो कहीं और से उधार पकड़कर सरकार को टैक्स दिया करे। है ये मुमकिन बात? गूगल पर सर्च करके देखिए, भारत में तकरीबन 60% लोग फार्मिंग से जुड़े हैं और भारत में कुल सालाना वस्तु के उत्पादन पर इसका कुल योगदान केवल 17% है। 60% लोगों का कुल जो है उत्पादन का GDP का योगदान 17% है, जबकि बाकी के लोगों का सालाना GDP में है भारत के में 83%। 40% का तो योगदान 83%, 60% का सारा। ये इसका कारण क्या है मालूम है? ये जो है स्पून फीडिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, किसी को जो है फ्री में या मदद किए जाओ तो वो आराम तलब जो हो जाता है, यही कारण है। उसको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगता है आंदोलन की हिमायत करने वाले सब नेताओं ने अपने छोटे छोटे लालचों में पड़कर अपने दिमागों को ताला लगा लिया है। छुपे आका ने मांग ऐसी रखवा दी
जिसे मान पाना बिल्कुल असंभव हो सरकार के लिए, जिसका सीधा मतलब है भारत में हंगामा करवाकर और भारत की फौज को कमज़ोर करना। ऊपर से राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए किसानों को अन्नदाता बताते हैं। अन्नदाता मतलब है भारत के किसान दाता और बाकी सब भिखारी, जिनको किसान मुफ्त में अनाज देते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। कभी भी सवाल उठ सकता है कि ये सब्सिडियां और सहूलतें देश के दूसरे लोगों को क्यों नहीं दी जाती। असल में इस देश के भ्रष्ट नेताओं ने सत्ता के लिए देश को जंगल बना रखा है। जो इकट्ठे होकर आंखें दिखाते हैं उनको जो भी मांग लें दूसरों पर टैक्स लाकर दे दिया जाएगा। किसान आंदोलन में नारे लगाते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और सच्चाई ये है कि आंदोलन में उनकी मजदूरी या सहूलत के लिए एक भी मांग नहीं की गई है। बल्कि हम सब ने कुछ महीने पहले ही देखा है, कोरोना की वजह से ये मजदूर अपना सामान और बच्चे सर पर उठाकर भूखे प्यासे हज़ारों मील पैदल चलकर अपने अपने राज्यों को जा रहे थे, और उनके लिए तब एक भी ट्रैक्टर ट्राली किसी किसान ने नहीं मुहैया करवाई। चौथी मांग, धान की पराली जलाने की इजाज़त हो और कोई जुर्माना ना लगे। जैसे मशीन से आलू ज़मीन से निकाले जाते हैं, क्या पराली नहीं निकाली जा सकती? जैसे मशीन से चारे को बारीक काटा जाता है, क्या पराली काटकर खेतों में खाद नहीं बनाई जा सकती? परंतु उसके लिए मेहनत, थोड़ा समय और कुछ खर्च करना पड़ता है। किसानों को तो समय और खर्च बचाना है, चाहे शहरी लोगों को खांसी या दमा या कोई और बीमारी ही क्यों ना लग जाए। क्या जायज़ मांग है जिससे भारतीय बड़े तंदुरुस्त रहेंगे और चीन पाकिस्तान का मुकाबला बड़ी अच्छी तरह से कर सकेंगे। पांचवी मांग, डीजल की कीमत पर 50% सब्सिडी दी जाए। सत्ता के लालच में ये भ्रष्ट राजनेता सालाना बजट का तीसरा हिस्सा पहले ही किसानों के लिए दूसरे भारतीयों की जेबों से निकाल रहे हैं। वो क्या कम है जो डीजल सब्सिडी के लिए और निकालना बाकी रह गया है? ये मांग किसानों द्वारा करनी दूसरे भारतीयों से बेइंसाफ़ी होगी। अगर ये मांग मान ली जाए तो क्या आने वाले समय में सरकार दूसरे भारतीयों को भी आंदोलन करने के लिए नहीं उकसाएगी? छठी मांग, सरकार किसान नेताओं, बुद्धिजीवियों, कवियों, वकीलों, लिखारियों और मानवता और लोकराज हकों के लिए लड़ने वालों पर पूरे देश में अदालती मुकदमे वापस ले। अच्छा जी, पहले ये मांग सीधे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उकसाए लोगों, जिन्होंने देश के टुकड़े करने या देश को नुकसान पहुंचाने के काम किए थे, उनके नाम लिखकर उन पर चल रहे मुकदमे वापस लेने की थी। बाद में लोगों द्वारा पूछे जाने पर कि इस मांग का किसान आंदोलन से क्या संबंध है, तो इस मांग का नाम बदलकर ऊपर वाला कर दिया गया है। असल में मांग अब भी वही है। अगर सरकार दबाव में आ जाती है तो उन्हीं देश के गद्दारों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग ये कम्युनिस्ट नेता करेंगे। इस मांग के मान लेने से क्या देश के खिलाफ काम करने वालों को और ताकत और उत्साह नहीं मिलेगा? सारी मांगें ऐसी जिनका मानना सरकार के लिए असंभव या देश और उसकी फौज के लिए घातक, जिससे केवल और केवल चीन को ही लाभ होगा। देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी चल रही है और आगे भी बढ़ती जानी है। ये बिल रद्द भी हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो जानते हैं कि कंपनियों द्वारा नए नए बीजों, खादों और मशीनरी से पैदावार बढ़ेगी। किसान फसल भाव को लेकर चिंता मुक्त रहते हैं और इससे देश को आर्थिक और विदेशी मुद्रा का भी लाभ होता है। 10-20 गांव के बीच में फसलों के पैक और उनसे चीज़ें बनाने की फैक्ट्रियां भी लगेंगी, जिससे किसानों और उनके बच्चों को बहुत रोज़गार मिलेगा। फसलों से पेट्रोल डीजल का भी विकल्प मिलेगा। फसलों से कहते हैं कि इथेनॉल या और चीज़ें बन के, तेल वगैरह बन के, जो पेट्रोल और डीजल की जगह भी ले सकता है। नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं का यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग अलग फसलें पैदा करने से बहुत ही नए नए फ़ायदे बताए थे। मैं समझता हूँ सब लोगों को यूट्यूब पर जाके नितिन गडकरी के लिख के उनके वीडियो देखने चाहिए।
तो सच्चाई का पता चलेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभों का पता चलेगा। सब किसानों को गडकरी जी के वीडियो देखने चाहिए। जैसे जैसे किसानों को पता चलता जाएगा इसमें और किसान और कंपनियां आती जाएंगी। ये बिल कम पढ़े लिखे किसानों का डर दूर कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत गति प्रदान करने वाले हैं। मेरा कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां बिलों का विरोध करती हैं, पहले अपने द्वारा शासित राज्यों में चल रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे पंजाब में पेप्सी कंपनी के साथ चल रही है, को बंद करवा के तो दिखाएं जरा। आम किसान इतना पढ़ा लिखा ना होने के कारण व्यापारी या कंपनियां कभी भी उनके साथ कोई ज्यादती, जैसे बाद में फसल के दाम कम देना या उनकी पेमेंट आदि में देरी करना, एडवांस देकर ज़मीन पर कब्जा करना वगैरह, खासकर पढ़े लिखे किसानों, कम पढ़े लिखे किसानों की ये बिल रक्षा करते हैं। इसके साथ खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा कर आम जनता को बाद में ऊंचे दामों पर बेच सकने से भी ये बिल आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा किसानों और व्यापारियों को देश में कहीं भी खरीद बेच के भाव की जानकारी और ये बिल सहूलत प्रदान करेंगे। ये बिल किसी किसान पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दबाव नहीं डालते और ना ही चल रही मंडियों या सपोर्ट कीमतों को बंद करते हैं। गुमराह करने के लिए एक और बात की जा रही है कि अंबानी और अडानी को इन बिलों से लाभ होगा और वो सारे देश को लूट लेंगे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर देश के एक दो राज्यों के कुछ किसान केंद्र सरकार की नाक में दम कर सकते हैं तो कैसे पूरे देश के लोगों को कोई सरकार या कंपनी लूट लेगी? देश के लोग खिलाफ हो जाएंगे तो क्या सरकार अंबानी और अडानियों की पूरे देश में फैली कंपनियों को चलने देंगे? देश की जनता के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हर देश को जल्द और तरक्की देने के लिए ज़रूरत होती है। किस तरक्की वाले देश में भारत से बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं? टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो इस देश में पहले थे, जो ट्रैक्टर, ट्रक, बसें, लोहा, कपड़ा, सड़कें, बंदरगाहें आदि सड़कें पता नहीं क्या क्या बनाते थे। क्या वो हम सबको लूट रहे हैं? अंबानियों ने हम सबको पूरी दुनिया से सस्ता फ़ोन और इंटरनेट डाटा दिया है। मैं अमेरिका और कनाडा गया था और पाया कि वहाँ मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क की कीमत बाहर से कई गुना ज़्यादा ली जाती है। टाटा बिरला, अंबानीज और दूसरे बिजनेस घराने हमको माल बेचकर पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट। क्या उनकी बनाई चीज़ें या सर्विसेज से हमें घाटा होता है और हम ना खरीदा करें? फ़ायदा होता है तो ही खरीदते हैं हम। तो किसानों की फसलें खरीदने वाली कंपनियां भी तो यही करेंगी, बल्कि देश से ज़्यादा तो वो दूसरे देशों में अपना माल बेचकर हम सब के लिए बहुत अच्छी कीमतें और विदेशी मुद्रा कमा कर लाएंगी। आप भली बात समझ सकते हैं, कम्युनिस्ट, कांग्रेसियों, आम आदमी पार्टी या दूसरी विरोधी राजनेताओं ने चीन से संबंधों और सत्ता से पैसे की भूख में देश के भोले भाले किसानों को गुमराह कर आज देश के लोगों को किस मुसीबत में डाल रखा है। ये दिल्ली के आसपास हरियाणा में रहने वाले लोग ज़्यादा बेहतरी से बता सकते हैं और उनको बताना भी चाहिए। इस समय अगर समय रहते समाधान ना किया तो कुछ खून खराबा भी हो सकता है। बाकी मैंने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ या अपने जीवन में देखा है कि 1% ही तेज दिमाग होते हैं जो शेष 99% लोगों को जात, धर्म, इलाके का वास्ता या कोई लालच वगैरह दिखा किसी भी तरह के तरफ ले जाते हैं, चाहे बाद में नतीजे सही निकले या गलत। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी किसान आंदोलन के बारे में बात करी है, वकीलों, सबसे, और भी बड़े बड़े पढ़े लिखों से, अफसरों से। और जो मैंने बातें ऊपर बताई हैं किसी को कुछ नहीं पता। सब कहते हैं मोदी जी को किसानों से मिलना चाहिए, उनकी मांगें माननी चाहिए, किसान अन्नदाता है। किसी को कोई एक भी फिगर नहीं पता। जब बताई जाती है फिर मानने लगते हैं, ओहो हमें तो पता ही नहीं था। ये आप तो बहुत बढ़िया बात बताई। देखा है, जब भी लोगों को सच्चाई पता लगती है तो ज़्यादातर लोग देर सवेर गलत मुहिम का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी नज़रों में सरकार को बिलों के सच और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों और देश को होने वाले लाभों की जानकारी टीवी पर आकर
लोगों तक पहुंचानी चाहिए। सरकार को चाहिए सब टीवी चैनलों को 24 घंटे में सुबह दोपहर शाम को कुछ समय देश के लिए देने को कहें। उस समय में हर विभाग के मंत्री उन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की ज़रूरत और लोगों तथा देश को उनसे होने वाले फ़ायदे बताया करें। लोगों और सब चैनलों से प्रार्थना करूंगा कि स्थिति आज देश में गंभीर है किसान आंदोलन को लेकर, और मेरे द्वारा बताए गए तथ्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ पहुँचाएँ। इसके अलावा जो भी देश की सुरक्षा और विदेशी नीति को ध्यान में रखते हुए बताया जा सके, जैसे चीन से भारत और पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में मिलना और तिब्बत को आज़ाद करवाना आदि बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आज टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में पहुंच चुका है, उस पर बेअंत कर्ज चढ़ गया है। वो लोग भी हमारे कभी भाई रहे हैं, लगता है जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। भारत को वहाँ के लोगों की भलाई के लिए भी तैयार रहना होगा। उनको अलग रख कर या उनसे मित्रता करके या उनको अपने में हम मिला सकते हैं, ताकि उनके जीवन को भी स्तर को भी सुधारा जा सके। इससे हमारे देश में भी पाकिस्तान की तरफ से जो अब चैन अमन को खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास खाने पीने की हर चीज़ बहुत फालतू है और बर्बाद हो रही है, जबकि पाकिस्तान के लोग बेचारे इनकी कमी का सामना कर रहे हैं और बहुत एरिया में तो भुखमरी हो रही है। और लगता नहीं भयंकर कर्ज के होते हुए जल्दी पाकिस्तान में इन चीज़ों का सुधार होगा। तो ऐसे समय में हमको तैयार रहना चाहिए। अगर स्थिति आती है तो हम उन लोगों का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। और भी हमें सरकार को जागरूक करना चाहिए। हमें अपने समाज को सुधारने, शांति के लिए क्या क्या कमियां दूर करनी चाहिए और क्या करना होगा। इसके अलावा टीवी पर सरकार को लोगों को आपसी में प्रेम और सद्भाव कैसे रखा जाए, इसके लिए भी जागरूक करना चाहिए। अच्छा होगा अगर हर धर्म अपनी रिसर्च कमेटियाँ बनाए, अपने धर्मों में जो भी कमियाँ हों उनको सुधार लाए। जैसे सऊदी अरबिया और यूएई में ये चीज़ शुरू हो चुकी है। धर्म का सही मतलब है जियो और जीने दो। यही हमको जंगल की जीवन से, इसी ने जो है जंगल के जीवन के दर्दों से छुटकारा दिलाया है। शायद मोदी जी को भी पता है अगर बिल रद्द किए गए तो ये देश और हम लोगों के हित में नहीं होगा, तथा कम्युनिस्ट नेता यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। कुछ महीनों के बाद ही देखना, अगर ये बिल रद्द भी कर दिए जाते हैं तो ये कम्युनिस्ट नेता कोई मजदूरों या निम्न सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों को लेकर आंदोलन जरूर खड़ा कर देंगे, क्योंकि टारगेट तो देश में अराजकता फैलाने का मिला हुआ है। मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और माहिर आदमी प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं और उनके पास देश और दुनिया में वर्तमान और आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी जानकारी होती है। इस आंदोलन को लेकर सरकार जो भी कर रही होगी शायद ठीक ही कर रही होगी। दूसरे, जैसे मैंने 4 जनवरी 2021 के वीडियो में बताया था, दुनिया के बहुत से देशों में युद्ध के लिए आपस में धमकियां चल रही हैं। अगर कहीं भी युद्ध छिड़ जाता है तो भारत का उससे अलग रहना नामुमकिन होगा। इन सब हालातों को देखते हुए भी इस आंदोलन को देश हित में जल्द से जल्द जैसे भी ठीक हो किसान नेताओं को और दूसरे नेता को और सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो अगर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार के हालात पैदा हो जाते हैं तो सरकार को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो हम सब के लिए और हमारे देश के लिए बहुत घातक होंगे। फिर भी मेरी राय है कि अगर हो सके तो जो पार्टी इन बिलों का विरोध करती है उनको कहें ये बिल अपने अपने राज्यों में लागू ना करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो दिन ब दिन बढ़ती चली जानी है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ लेगी। पूरे देश के किसानों को जैसे जैसे इसके लाभ का पता चलता जाएगा, किसान खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आते जाएंगे। उसके बाद किसान खुद आंदोलन करेंगे कि केंद्र सरकार ये तीनों बिल हर राज्य में लागू करे
आज किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की 14 जनवरी को स्टेज से नौजवानों को की गई अपील मैंने सुनी, अच्छी लगी, परंतु मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप शांत रहने के लिए तो आपने कह दिया नौजवानों को, परंतु कैसे कह सकते हैं 26 जनवरी तक ये आंदोलन या शांत ही रहेगा। सैकड़ों लोग इस आंदोलन से अपने अपने लक्ष्य साधने में लगे हुए हैं। क्या पता कौन इस आंदोलन को किधर को खींच के ले जाए। आपके अकेले के कहने के बस की बात में नहीं रह सकता ये, और इसका अंत भयंकर भी हो सकता है। बाकी ये देश किसानों और उनके नेताओं का घर है, जिसमें हम सब के बच्चों का फ्यूचर है। कृपया मेरे द्वारा कही गई बातों पर गौर करते हुए सच को जानिए और कल 15 की मीटिंग या 26 जनवरी से पहले सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस आंदोलन को ख़त्म करवा दें प्लीज़, तो ही सब लोगों और हमारे देश के लिए ठीक होगा। आपका वीरेंद्र शर्मा, धन्यवाद।